नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वंदे मातरम के आज के अंक में क्या है खास, सबसे पहले चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे एलएसी पर देश के सीडीएस बिपिन रावत के चीन को दिए गए सीधे संदेश की। संदेश साफ है, एलएसी पर बदलाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। बात होगी अमेरिका की सत्ता में उदित होते एक नए सूर्य की। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब बस शपथ लेने की औपचारिकता भर बाकी है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में अमित शाह की मजबूत किलेबंदी। अमित शाह का मिशन है सोनार बांग्ला। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट वो इतिहास जो गलत पढ़ाया गया, जिसमें आज आपको बताएंगे वामपंथियों के सनातन संस्कृति को बदनाम करने की मुहिम के बारे में। एलएसी पर चीन की हेकड़ी निकल चुकी है, वो पूरी तरह से बैकफुट पर है। इसके पीछे भारत की टॉप लेवल लीडरशिप का मजबूत इरादा और चीन को सबक सिखाने का फैसला है। भारतीय सेना को फ्री हैंड देने से जिनपिंग की सेना की सांस उखड़ी हुई है। 8वीं कमांडर लेवल की बातचीत से पहले चीन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया था। एलएसी पर किसी भी तरह का कोई फेरबदल मंजूर नहीं, और अगर ऐसा किया तो फिर उसकी खैर नहीं। आसमान से चीन की घेराबंदी। समंदर में चीन की घेराबंदी। एलएसी पर चीन की घेराबंदी। टूटेगा तिलिस्म, ड्रैगन होगा भस्म। जहां एक तरफ राफेल दहाड़ रहा है, मालाबार में वॉरशिप गरज रहे हैं और एलएसी पर टैंक बरसने को तैयार हैं। ऐसे माहौल में जिनपिंग घबराए हुए हैं, कहीं एलएसी पर भारत कोई बड़ा एक्शन न कर दे। इसकी सीधी सी वजह है भारत की टॉप लीडरशिप, जिसने आर्मी को फ्री हैंड किया हुआ है। अगर चीन जरा भी हिमाकत दिखाए तो उसे ब्लैक टॉप की तरह खदेड़ दिया जाए। चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत से ठीक पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया, चीन को एलएसी पर दुस्साहस के लिए भारत की तरफ से तगड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत एलएसी पर किसी भी तरह का फेरबदल स्वीकार नहीं करेगा। In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. भारत और चीन के बीच 8वीं बार कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। चुशूल में होने वाली इस बातचीत पर तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन नहीं मानता है, तो भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। चीन को एलएसी पर तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास 2 चरणों में है और इससे चाइना के होश उड़ रहे हैं और चाइना को बहुत बड़ी बेचैनी हो रही है। जब से पैंगोंग से चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया है, तब से ड्रैगन बैकफुट पर है, जबकि गलवान में उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी हेकड़ी खत्म कर दी गई। हालत यह है कि चीन सर्दियों से पहले उन इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहता था जो सामरिक तौर पर बेहद अहम हैं। उन्हीं इलाकों पर भारत ने चीन से पहले कब्जा जमाकर उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। वो इलाके फिंगर 2 से फिंगर 4 की ऊंची पहाड़ियां, ब्लैक टॉप, हेलमेट, मुखपरी, रेचिनला, रेजांगला, चुशूल, मगर हिल, गुरुंग हिल।
इन जगहों पर पहुंचने के लिए चीन के सैनिक छटपटा रहे हैं। यही वजह है कि एलएसी पर कुछ वक्त पहले जंग जैसे हालात हो गए थे। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे, यानी इधर चुशूल और उधर मोल्डो तक टैंक, मिसाइल तैनात कर दी गई थी। सैनिकों की तैनाती का मकसद चीन के लिए हमला करना नहीं, बल्कि अक्साई चीन को बचाना था। उसे घबराहट है कि कहीं भारत अक्साई चीन वापस ना ले ले, क्योंकि भारत की टॉप लीडरशिप चीन को जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश के रक्षा मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया है। पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यूनिलैटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि एलएसी पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन दोस्ती का दिखावा करके धोखेबाजी का खंजर घोंप सकता है। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर सेना को मजबूत करने में जुटा है और कूटनीतिक तौर पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की जा रही है। भारत कोई भी एक पक्षीय व आक्रामकता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। यह चीन के लिए एक खुली चुनौती है और चीन गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने और उसके तेवर अब बदल चुके हैं। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए पिछली 7 बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इस बीच भारत ने चीन के उस मंसूबे को रौंद दिया जिसमें वो सर्दियों से पहले अहम चोटियों पर कब्जा जमाना चाहता था। भारतीय सैनिक कड़कड़ाती ठंड में एलएसी की हिफाजत में वहां डटे हुए हैं और चीन के सैनिक ठंड से बचने के लिए पीछे लौटने को मजबूर हैं। इसलिए चीन वार्ता के जरिए दुश्मनी की बर्फ पिघलाना चाहता है, लेकिन इस बार भारत ने दो टूक कह दिया है। पहले एलएसी पर फिंगर 5 से पीछे हटो, फिर बात आगे करो। अमेरिका में बदलाव हो चुका है। डेमोक्रेटिक जो बाइडेन देश के राष्ट्रपति चुनावों में बाजी मार चुके हैं। बाइडेन के अमेरिका की बागडोर संभालने के मायने बेहद खास होने वाले हैं। अब तक की सारी पॉलिसीज नए सिरे से कसी जाएंगी, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन का नजरिया एक दूसरे के बिल्कुल उलट रहा है। खास भारत के नजरिए से बात करें तो इस बदलाव को समझना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। अमेरिका का नया किंग जो बाइडेन। बाइडेन के आने से क्या बदलेगा? पाक पस्त होगा या त्रस्त होगा चीन? सवाल अब यही है जो सबके जहन में है। अमेरिका में राजनीतिक बदलाव भारत के लिहाज से कैसे होंगे? आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के साथ अमेरिका का बर्ताव कैसा होगा? विस्तारवाद की सनक से चलने वाला चीनी तानाशाह जिनपिंग के लिए व्हाइट हाउस से अगला पैगाम क्या होगा? क्या चीन पर अमेरिका की एग्रेसिव रणनीति अब कमजोर पड़ जाएगी? बाइडेन के आने के बाद मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा बदलाव अमेरिका का पाकिस्तान और चाइना को लेकर होगा। स्टाइल में फर्क हो जाएगा, सब्सटेंस में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इंडो पैसिफिक की जो नीति अपनाई थी ट्रम्प के पीरियड में इवॉल्व हुई थी, वो उसी तरह बनी रहेगी। अमेरिका ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना की विस्तारवादी नीति। अमेरिका में पॉलिसी नहीं बदलती बहुत ज्यादा। अमेरिका से ज्यादा इन सवालों के जवाब भारत के लिए अहम हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती नई उम्मीदों का बायस बन चुकी है। खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की भूमिका अहम थी। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका बेहद आक्रामक था। विवाद पर भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा था।
इसमें कोई शक नहीं है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर अटकलें सबसे ज्यादा लगाई जा रही हैं, खासकर तब जब ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका भारत चीन तनाव के बीच बेहद एग्रेसिव दोस्त के रूप में देश के साथ खड़ा रहा। वहीं सवाल ये भी है कि अब बाइडेन इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका में दिखेंगे। बाइडेन की भी वही पॉलिसी रहेगी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की रहेगी, वो सख्ती से आतंकवाद को डील करेंगे, लेकिन यह है कि वो पश्चिमी यूरोपियन जो देश हैं उनके एलाइज जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके साथ मिल के जो भी नीति होगी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि बाइडेन को लेकर भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद जल्दबाजी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के स्तर पर स्थितियां बेहद जटिल और जोखिम भरी हो चुकी हैं। दुनिया इस्लामिक आतंकवाद के खतरे से जूझ रही है। चीनी विस्तारवाद और ट्रेड वॉर दोनों ही चुनौती भरा हो चुका है। चीन का फैलाया कोरोना अमेरिका सहित कई देशों को आर्थिक तौर पर तोड़ चुका है। बाइडेन के आने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका से मैं समझता हूँ और आगे बढ़ेंगे और दृढ़ होंगे, उसमें कोई चेंज आने की संभावना नज़र नहीं आती। ये है कि बाइडेन ने यहाँ तक कहा है कि जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है इस समय $100 बिलियन के करीब है, इसको बढ़ा के उन्होंने कहा 500 बिलियन के करीब करेंगे। सच ये भी है कि ट्रंप और बाइडेन के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर है। खासकर चीन को लेकर बाइडेन का पक्ष हमेशा नरम रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के संबंधों में आई कटुता कम करने की कोशिश बाइडेन की तरफ से की जा सकती है। बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते होंगे कि बाइडेन का चीन प्रेम क्या बदल जाएगा। 2013 में बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। इस दौरान बाइडेन बेटे हंटर बाइडेन के साथ बीजिंग गए थे। कुछ दिनों बाद हंटर बाइडेन चीनी फर्म में पार्टनर बने। चीनी कंपनी ने करीब 1.5 मिलियन से ज्यादा पैसा उठाया था। इतना ही नहीं, बाइडेन चीन का हमेशा बचाव करते रहे हैं। मई 2019 में बाइडेन ने कहा था, चीन बुरा नहीं है। LSE को लेके मैं नहीं समझता कि कोई परिवर्तन होगा। भारत अमेरिका के भारत को अमेरिका के अंदर बाई पार्टीजन सपोर्ट, यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं, मेजर पार्टीज हैं, जो सेनेट में भी हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है। चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ वहाँ की दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पिछले करीब 5 सालों में भारत और अमेरिका के संबंधों में जितनी मजबूती आई है वो पिछले कई दशकों में नहीं दिखी। अब जब अमेरिका में बदलाव दस्तक दे रहा है तो रणनीति को फिर से साधे जाने की जरूरत होगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मनों को घेरने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कश्मीर की, जहां बर्बादी का ख्वाब देखने वाले देश विरोधी गुपकार गैंग ने एक नया मंसूबा चला। वो कश्मीरी आवाम से सीधे बातचीत करके उन्हें भड़काना चाहता है, लेकिन गुपकार गैंग के गाल पर कश्मीरियों ने एक जोरदार तमाचा जड़ा है। अब वो कश्मीरी जो वापस लौट रहे हैं, जो आतंक की राह पर भूले भटके पहुंच गए थे। मेरे सामने तो आओ। एक तरफ गुपकार गैंग, दूसरी तरफ कश्मीर का राष्ट्रवाद। एक तरफ गुपकार का नापाक मंसूबा, दूसरी तरफ कश्मीर से आतंक का खात्मा। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। एक तरफ गुपकार के देश विरोधी बयान, दूसरी तरफ आतंकियों का सरेंडर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम।
आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। गुपकार गैंग के कारकुन कश्मीरी फिजा को बिगाड़ने के लिए रोज नया शिगुफा छेड़ते हैं। इस बार फारूक अब्दुल्ला अपने साहबजादे के साथ कश्मीर के अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। वही महबूबा भी ऐसा ही कर रही है। कश्मीर के लोगों, अधिकारियों और किसानों से बात करके उन्हें देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है। उमर अब्दुल्ला ने जितना जहर उगला, उससे कहीं ज्यादा उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला ने। उनके जुबान पर फिर से चीन पाकिस्तान का नाम आया। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे जरा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा तो पानी हाथ से ऊपर उड़ जाऊंगा। देश के खिलाफ बोलना, कश्मीर के खिलाफ बोलना, देशद्रोही बयान देना, बस इसी गैंग का नाम है गुपकार। ये अपने लालच में कश्मीर को फिर से आतंक में झोंक देना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीर कश्मीर से आ रही है वो गुपकार गैंग के गाल पर तमाचा है। पिछले एक महीने में 3 सरेंडर हो चुके हैं। जिन नौजवानों को बहला फुसला कर आतंकी बना दिया गया था वो अपने घर लौट आए। ये तस्वीर बताती है कश्मीर से 370 हटने का कितना असर हुआ। पंपोर में आतंकी एनकाउंटर में भी एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। जब वो सुरक्षित होकर सुरक्षा बलों के पास आया तो उसने आतंकी गुटों की पूरी पोल खोल कर रख दी कि कैसे आतंक के नाम पर कश्मीरी नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को, और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, फिर से जीने के लिए। और उन्होंने बोला कि आप निकलो, उनको गुजार हूँ। उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, और इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट, और कोई टॉर्चर वर्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया। अच्छे से जैसे अपने भाई को इन्होंने लाया। गुपकार गैंग, देख लो इस आतंक को और अपने जहन में झांक कर देखो। अब वो दिन लग गए जब कश्मीरी नौजवानों को बहकाकर आतंकी बनाया जाता था। अब तो कश्मीरी मुख्य धारा से जुड़ने को बेताब है, इसलिए गुपकार गैंग के गुब्बारे की हवा निकलनी तय है। सुरक्षा बलों का भी खुला ऐलान है, घाटी में सिर्फ अमन का राज होगा, आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। 3 जो टेररिस्ट थे उनमें से एक लोकल लड़के ने सरेंडर किया। हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो भी मेन स्ट्रीम में नॉर्मल लाइफ जीना चाहे, जिसने गलती की है गन उठा के, वो वेलकम है। गुपकार गैंग की गद्दारी का हिसाब खुद कश्मीरी करेंगे, क्योंकि अभी तक गुपकार गैंग ने कश्मीरियों को बेवकूफ बना कर रखा है। लेकिन अब कश्मीर से 370 हटी तो उनकी आंखें खुल चुकी हैं, जो गुपकार गैंग को सबक सिखाने को तैयार हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
BBC हिंदुस्तान अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है।
और अब बात दिल्ली दंगों की, और दिल्ली दंगों के एक अहम किरदार उमर खालिद की, जिसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। खालिद अभी भी जेल में है और बाहर आने के लिए कई बार जमानत की अर्जी दे चुका है। अब यूएपीए के तहत केस चलने पर उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ना तय है। किसी ने स्क्रिप्ट तैयार की, किसी ने जमीन पर विस्फोटक स्थिति बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया, किसी ने असले और बर्बादी के सामान को जुटाया, किसी ने धर्म के नाम लोगों को उकसाया और नफरत भरी, और इस तरह दिल्ली को दंगों के हवाले कर दी गई। खास बात यह है कि दिल्ली दंगे के हर आरोपी ने एक कॉमन नाम जरूर लिया था। वो नाम था उमर खालिद का। अब दिल्ली सरकार ने उमर खालिद के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं 16, 17 और 18 के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। उमर खालिद के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगने से उसकी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर सज़ा भी ज़्यादा है, डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बेल भी होना मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी एक टेररिस्ट कहलाया जाएगा और एनआईए इन्वेस्टिगेशन इसकी पुलिस के अलावा भी कर सकती है। दरअसल दिल्ली दंगों को बड़े सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, प्रदर्शन वाली जगहों की रेकी की गई थी। ये सुनिश्चित किया गया था कि कैसे दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में दंगों की आग फैलाई जा सके। फरवरी के महीने में उमर खालिद ने मुंबई की एक रैली में ट्रंप के दौरे के वक्त लोगों से सड़क पर उतरने और इसे बंद करने का ऐलान किया था। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। जमीन पर भले ही सीए विरोधी पूरे प्रदर्शन को डेमोक्रेटिक राइट यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे से दिखाने और समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन असल में इसके पीछे साजिश कोथरा वाली थी। देश की राजधानी को दंगों में झुलसाने की थी ताकि मोदी सरकार का इमेज खराब किया जा सके। खालिद फिलहाल जेल में है और अब यूएपीए के तहत केस दर्ज होने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। अगर उमर खालिद के जो गैंग में शामिल थे या कोई लोग उसके साथ असिस्ट कर रहे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर देश को बंटवारा करने में, देश को खतरे में डालने के लिए, तो वो सारे गैंग के लोग इस कॉन्स्पिरेसी में माने जाएंगे और उनके ऊपर भी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट लग सकता है कॉन्स्पिरेसी के साथ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास दिल्ली दंगों की जांच का जिम्मा था। सेल ने कोर्ट में खुलासा किया था कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए थे। अपराध शाखा ने इस साजिश की जानकारी 6 मार्च 2020 को सेल को दी थी। इसके बाद सेल ने दंगों की साजिश में अलग से जांच शुरू की। जांच में ये बात भी सामने आई कि खालिद के अलावा इस साजिश में बहुत सारे ग्रुप भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो हारी बाजी को भी जीत में तब्दील कर देती हैं। अमित शाह इस बार बंगाल में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और इसीलिए वो बंगाल के दौरे पर हैं और ऐलान कर दिया है कि बीजेपी आई तो बंगाल बनेगा सोनार बांग्ला। आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है।
आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। बंगाल में शाह की हुंकार। छह महीने पहले बंगाल विजय की तैयारी। बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। मां माटी मानुष बनाम सोनार बांग्ला। बंगाल में दीदी राज को चैलेंज करने के लिए देश के गृह मंत्री 2 दिन से बंगाल में जमे हुए हैं। दीदी की अपराजेय सत्ता का खात्मा करने के लिए शाह ने जो रणनीति तैयार की है उसका असर बंगाल में दिखने लगा। टीएमसी कार्यकर्ता बौखलाने लगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रही थी और अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से घबराहट होने लगी है। शाह के दौरे ने इस घबराहट को और बढ़ा दिया है। उन्होंने सीधे कहा है, बीजेपी के राज में बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। अमित शाह 2 दिन से बंगाल में हैं और अपनी चाणक्य नीति से वोटों को साधने में जुटे हैं। दौरे की शुरुआत में बिरसा मुंडा को नमन करके आदिवासियों को साधा, उसके बाद आदिवासी के घर में भोजन किया, फिर मां काली का आशीर्वाद लिया। और मतुआ समुदाय के नवीन विश्वास के घर पहुंचे, खाना खाया। इस दौरान अमित शाह बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी गए, परिवार को सांत्वना दी और ममता राज को जंगल राज करार दिया। मां माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है। शाह जानते हैं कि अगर बंगाल का किला फतह करना है तो हिंदी वोट को एकजुट करना होगा, तभी जाकर ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। इसीलिए आदिवासी दलित गठजोड़ का पूरा दांव लगा रहे हैं, साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ऐलान कर दिया, बीजेपी राज में बंगाल में CAA लागू किया जाएगा। शाह के दौरे पर विरोधियों की पूरी निगाहें हैं। दीदी बोल कुछ नहीं रही, लेकिन समझ रही हैं कि सत्ता खतरे में है, जबकि कांग्रेस को शाह का दौरा सांप्रदायिक लग रहा है। बंगाल में शाह ने 200 सीटें जीतने का दावा कर दिया है, जबकि बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल से दीदी राज का अंत होना तय है। अमित शाह के दावे को ममता बनर्जी हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि शाह ने लोकसभा चुनाव में कुल 40 सीटों में से 22 सीटें जीतने का दावा किया था और उस वक्त बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बंगाल में अपना दम दिखाया था। अगर इस बार भी बीजेपी के चाणक्य की रणनीति काम कर गई तो ममता बनर्जी की सियासत के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहास लेखन पर जब विचारधारा का भूत सवार हो जाए तो अतीत की तस्वीर विकृत होने लगती है। अतीत का मूल स्वरूप बिगड़ जाता है और उसमें विचारधारा की विकृति घुसने लगती है। और दिक्कत तब होती है जब समाज का एक बड़ा हिस्सा विचारधाराई दुराग्रह से विकृत तस्वीर को ही अपना असली इतिहास मानने लगे और उसी नजरिए से मौजूदा समाज को संचालित करने की कोशिश भी करे। भारत के इतिहासकारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। तंग सोच वाले वामपंथी इतिहासकारों को प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास हजम नहीं होता।
इसीलिए वो प्राचीन इतिहास में अपनी विचारधारा का नामाकुल तड़का डालकर उसके मूल जायके को बिगाड़ देते हैं। प्राचीन गौरव से वामपंथियों को परहेज। अतीत की तस्वीर में विकृति का तड़का। सनातन संस्कृति को बदनाम करने की मुहिम। भारत के अद्भुत अलौकिक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर जब कोई हिंदुस्तानी अपने अतीत पर आह्लादित होता है तो वामपंथी इतिहासकारों का गिरोह उसका मजाक उड़ाने के लिए सक्रिय हो जाता है। अतीत के गौरव की सच्ची अनुभूति का मजाक उड़ाते वामपंथी इतिहासकार उसे मूर्खता से जोड़ देते हैं ताकि दूसरे लोग मूर्ख कहलाने के डर से उस ओर प्रवृत्त न होने पाएं। इस मुहिम में सारे वामपंथी इतिहासकार पूरी तरह से एकजुट हो जाते हैं। साल 1972 में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन कर वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन पर अपना एक छत्र कब्जा जमा लिया और वामपंथी विचारधारा से अलग सोच रखने वाले इतिहासकारों को करीब करीब नेस्तनाबूद कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस में इन वामपंथी इतिहासकारों की कलई खोल दी है। एमिनेंट हिस्टोरियंस में अरुण शौरी ने लिखा है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जैसे प्रतिष्ठित संस्था पर इन लोगों का कब्जा निश्चित ही बहुत बुरी बात थी। इन इतिहासकारों का बड़ा अपराध रहा कि इनने सच को दबाने और झूठ को उजागर करने में हमेशा अपनी साझेदारी निभाई। ये केवल पक्षपाती इतिहासकार ही नहीं हैं, ये अव्वल दर्जे के भाई भतीजावादी भी हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे की किताबों की प्रशंसा कर महान बन गए और ढोंग रचाते रहे। आखिर अरुण शौरी को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि भारत के अतीत की गौरवशाली संस्कृति को बदनाम करने के लिए वामपंथी इतिहासकार पूरी तरह एकजुट नजर आते हैं। अपनी इस नामाकूल मुहिम में वे प्रामाणिक तथ्यों को छिन्न भिन्न करने से भी परहेज नहीं करते। वामपंथी इतिहासकारों की टोली का एक प्रमुख नाम है डी.एन. झा। डी.एन. झा ने साल 2018 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। डी.एन. झा का यह इंटरव्यू 5 अगस्त 2018 को पब्लिश भी हुआ। अपने इस इंटरव्यू में डी.एन. झा ने भारत के गौरवशाली अतीत पर विचारधारा की कैसी कालिख पोती है, आप खुद देख लीजिए। ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कोई स्वर्ण युग नहीं था। प्राचीन काल को हम सामाजिक सद्भाव और संपन्नता का दौर नहीं मान सकते। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी। गैर ब्राह्मणों पर सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रूप से पंगु बनाने वाली कई पाबंदियां लगाई जाती थीं। खास तौर से शूद्र या अछूत इसके शिकार थे। इसकी वजह से प्राचीन भारतीय समाज में काफी तनातनी रहती थी। डॉक्टर डी.एन. झा का यह कथन कि भारतीय इतिहास में कोई स्वर्ण युग नहीं था स्वीकार नहीं है, तो क्या भारत के संपूर्ण इतिहास में जंगल राज्य था? सामाजिक सद्भाव और संपन्नता का दौर तो हमें गुप्त काल में चतुर्दिश दिखाई पड़ता है। साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान की जैसी उन्नति गुप्त काल में हुई, किसी अन्य काल में नहीं हुई। दरअसल डी.एन. झा के बीबीसी में छपे इस वक्तव्य से साफ हो जाता है कि भारत के स्वर्णिम अतीत से इन्हें किस हद तक बैर है। दूसरा ये कि जाति व्यवस्था का जहर इनकी नजर में आदिकाल से ही भारत में मौजूद था। कमाल ये है कि वे ऐतिहासिक साक्ष्यों की कसम खाकर ये बातें कहते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर कि आज के लोग गर्व कर सकें। इसके लिए उदाहरण लेते हैं 1,500 से 2,000 साल पहले लिखे गए विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण के उत्तर भाग के तृतीय अंश के 24वें श्लोक में भारत की महिमा का बखान कुछ इस तरीके से किया गया है। गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गास्पद हेतु भूते भवन्तु भूयः पुरुषासुरत्वात्। विष्णु पुराण के इस श्लोक से आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि भारत का प्राचीन इतिहास न सिर्फ स्वर्णिम था
बल्कि इस भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को धन्य भी माना जाता था। विष्णु पुराण के इस श्लोक का अर्थ है, देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के रास्ते में आने वाली भारत भूमि में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। यहाँ पर मनुष्य का जन्म पाना देवत्व पाने से बढ़कर है। अगर इस पुण्य भूमि में कुछ विशिष्टता नहीं होती तो विष्णु पुराण के रचनाकार उस युग में इस श्लोक की रचना नहीं करते। खैर, वामपंथी इतिहासकार भारत के प्राचीन ग्रंथों को गल्प मानकर खारिज कर देते हैं। ऐसे में डीएन झा जैसे इतिहासकारों को विदेशी विद्वानों की भारत के बारे में धारणा से अवगत कराना जरूरी हो जाता है। 19वीं सदी के फ्रांसीसी बैरिस्टर और विद्वान लुइस जैकोलिएट ने अपने किताब द बाइबल इन इंडिया में भारत के बारे में जो लिखा है उसे पढ़कर वामपंथी इतिहासकारों की पेशानियों पर बल पड़ सकता है। लुइस जैकोलिएट ने द बाइबल इन इंडिया में लिखा है, भारत मानवता का पालना है। इसके ऊंचे हिमालय से ज्ञान विज्ञान की सरिताएं निकली हैं। सृष्टि की उषा में इसका आंगन ज्ञान से आलोकित हुआ था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारत का अतीत मेरी मातृभूमि के भविष्य में बदल जाए। जिन प्राचीन ग्रंथों में वामपंथी इतिहासकारों को किस्सागोई और अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ नहीं दिखता, उसी को पढ़कर फ्रांसीसी विद्वान लुइस जैकोलिएट इतने भावविभोर हो गए कि उन्होंने भारत के अतीत को उनके मुल्क फ्रांस के भविष्य में बदल जाने की प्रार्थना तक कर दी। और डीएन झा जैसे वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कोई स्वर्ण युग नहीं था। लुइस जैकोलिएट ने अपनी पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में भारत भूमि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वह कहता है कि भारत मानवता का पालना है। सृष्टि के उषा काल में ही इसका आंगन ज्ञान से आलोकित हो चुका था। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भारत का अतीत उसकी मातृभूमि के भविष्य के रूप में परिवर्तित हो जाए। वह भारत भूमि से बहुत प्रेम करता है, यहां जन्म लेना चाहता है, लेकिन डॉक्टर झा जैसे निर्लज्ज इतिहासकार भारत में जन्म लेना अपमान समझते हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में डीएन झा ने यह भी कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी। वामपंथी इतिहासकार प्राचीन वर्ण व्यवस्था को साजिशन जाति व्यवस्था का रूप दे देते हैं और साथ ही ये झूठ भी गढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी। हालांकि भारत के महान ग्रंथों में बार बार इस बात का जिक्र है कि जन्म से हर इंसान शूद्र ही पैदा होता है और अपने कर्मों के मुताबिक वो वर्ण का वर्ण करता है। जिस मनुस्मृति पर जाति व्यवस्था का जहर बीज बोने का आरोप मढ़ा जाता है उसका संदेश साफ है, जन्म वर्ण का आधार नहीं हो सकता। मनुस्मृति का एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। मनुस्मृति के इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य शूद्र के रूप में उत्पन्न होता है और संस्कार से ही द्विज बनता है। मनुस्मृति में साफ तौर पर कहा गया है कि जो ज्ञान अर्जित करता है वही ब्राह्मण है और जो वीर है वही क्षत्रिय है, चाहे उसका जन्म किसी कुल में हुआ हो। मनुस्मृति का एक श्लोक है, विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः। मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ है, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा ज्ञान से है और क्षत्रिय की प्रतिष्ठा बल और वीरता से। साफ है कि मनुस्मृति के ग्रंथकार बार बार हर जगह कर्म की प्रधानता को स्थापित करते हैं, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने बाद के दिनों में जोड़े गए क्षेपों को आधार बनाकर आधुनिक समाज में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों ने शूद्रों पर बड़ा अत्याचार किया। मैं नहीं समझता हूं कौन सा अत्याचार किया। सारा कृषि कर्म तो शूद्रों के जिम्मे आ गया था। जितने शिल्प हैं सब शूद्रों के पास थे, तो रोजी रोटी का सारा जुगाड़ तो जो है शूद्रों के पास था, ब्राह्मणों के पास क्या था। कहने की जरूरत नहीं कि वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों को लेकर समाज में काफी भ्रम पैदा किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के बाद जातिगत नफरत का जहर कम होने की बजाय और बढ़ गया। दरअसल वामपंथी इतिहासकारों का समूचा वजूद ही समाज में जातिगत बंटवारे की जमीन पर टिका हुआ है।
समाज में अगर प्रेम, भाईचारा और सद्भाव स्थापित हो जाएगा तो वामपंथ का वजूद अपने आप ही मिट जाएगा। इसी वजह से वो बार बार जातिवाद के जहर का डोज लोगों के दिमाग में इंजेक्ट करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।